हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने आपसे कुछ कहा है मिस फरा? आपका घूंघट उठाने वाला नहीं है यहाँ कोई। वो सर्द लहजे में बोला। मुझे भी कोई अरमान नहीं कि आप मेरा घूंघट उठाएं। अगर आप राजी नहीं थे तो इनकार कर देते। आपका भाई भाग गया, आप भी भाग जाते। अभी भी कोई जबरदस्ती नहीं है, दे दें तलाक मुझे। दूल्हे के भाग जाने पर फरा का निकाह उसके बड़े भाई हाशिम से कर दिया गया। शादी की रात जब उसने पहली बार फरा को देखा, उसका बेपनाह हुस्न देखकर वो मसरूर हो गया, लेकिन वो अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उसके हिलते लब बुरी तरह से हाथ से मसल दिए। ये क्या बदतमीजी है? फरा ने पीछे हटते हुए कहा। एक भाई बगोड़ा, दूसरा जल्लाद। क्या आप दोनों भाइयों ने कसम खाई थी मुझे लेकर? मेरे भाई ने जो किया वो उसकी अपनी गलती और गुनाह है, जिसका जिम्मेदार वो खुद है। और जहां तक मेरी बात है तो मिस फरा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझसे मिसबिहेव करने पर मुझे जल्लाद बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये शादी भले मेरी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन अब चलेगी मेरी मर्जी से ही। एंड यू वुड बेटर टू ओबे मी एज आई एम योर हस्बैंड नाउ। उसने फरा की आंखों में बहुत कुछ जताते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, और फरा उसे बेयकीनी से देखती रह गई। हाशिम की बात खत्म हुई तो फरा के तन बदन में आग लग गई। मिस्टर हाशिम, आपकी बात सुनकर काश मैं कह सकती कि कोई खुशी हुई, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कोई जज्बा मुझे महसूस नहीं हुआ, बल्कि इस तरह से मुझ पर और मेरी जिंदगी पर अपनी मलकियत का ऐलान करते हुए आप मुझे इंतहाई जहर लगे। तो मुझसे और मेरी जाती मामलों से दूर रहिएगा। ये शादी जितनी मजबूरी आपकी है, उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए है। तो बेहतर यह है कि हम एक दूसरे। ये कहकर उसने अपना भारी लहंगा संभाला और चेंज करने चली गई। उसकी जबान दराजी की तवक्को हाशिम ने नहीं की थी, जिस पर वो हैरान भी हुआ और इम्प्रेस भी। इसी जगह कोई और लड़की होती तो शायद अभी मातम कर रही होती, लेकिन वो इंतहाई मजबूत लहजे में इससे अच्छी खासी बातें सुना गई थी। वो चेंज करके बाहर निकली तो हाशिम उसे नज़रअंदाज करके अपने कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। अब उसके लिए दूसरा बड़ा मसला ये था बेड शेयर करने का। जहां तक कमरे में बर्दाश्त करने की बात थी वो जैसे तैसे कर ली, लेकिन अब वो ये कैसे करे? फरा ने इस परेशानी का हल निकालते हुए बिस्तर के सरहाने से कुशन उठाए और बेड के दरमियान में कतार में सेट करके एक बाड़ बना दी। हाशिम चेंज करके बाहर निकला तो इसकी इस हरकत को देखकर कुछ नहीं बोला। मैं तो बस हमारी हदूद बना रही हूं, फरा ने लापरवाही से जवाब दिया। मुझे कोई बीमारी नहीं है जो आपको लग जाएगी, जिसके डर से आप ये कर रही हैं, और ना ही मैं काटता हूं। हाशिम उसकी लापरवाही पर सुलगते हुए बोला। क्या भरोसा? फरा ने जवाबी हमला किया। क्या मतलब? हाशिम ने बेयकीनी से उसे देखा। नहीं, मेरा मतलब अल्फाजों से तो आप अच्छा खासा काट देते हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है। सो जाएं अब। ये कहकर उसने लेटकर आंखें बंद कर ली ताकि किसी भी बहस से बच सके। दूसरे दिन नाश्ते की मेज पर उनका इस्तकबाल मामूल के अंदाज में हुआ। माहौल को खुशगवार रखते हुए किया गया। वो खुरम की गई हरकत का असर हाशिम और फरा की जिंदगी पर असर अंदाज नहीं होने देना चाहते थे। अभी हल्की फुल्की बातों में नाश्ता चल ही रहा था कि हनीमून का क्या प्लान है हाशिम? कहाँ जा रहे हो फरा को लेकर? उनकी बात पर हाशिम और फरा दोनों चौंके। फरा को फंदा लगते लगते बचा। उसने पानी का घोंट भरते हुए नवाला ऐसे उतारा जैसे अपने ससुर की बात भी हजम करना चाह रही हो, जो कि उसके लिए हजम करना मुश्किल हो रहा था। सारिम साहब की बात पर हाशिम भी एक लम्हे को सटपटा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ऐसे सवाल का सामना करना पड़ेगा। उसने खुद को संभालते हुए एक लंबी सांस ली और बोला, अब्बू, अभी तो बहुत कुछ हुआ है और हम सब इस सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सच पूछें तो इस वक्त हनीमून का कोई इरादा नहीं। फरा भी अभी सेटल हो रही है
और मेरा भी फिलहाल काम पर ही ध्यान है। उसने बात को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जब थोड़ा वक्त गुजर जाए और हालात मामूल पर आ जाए तो हम खुद ही आपको बता देंगे। फिलहाल ये सब हमारी तरजीहात में नहीं है। उसने बात खत्म करते हुए फरा की तरफ देखा, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। फरा ने हाशिम की बात सुनी तो शुक्र का सांस लिया, जैसे किसी बड़ी मुसीबत से बच गई हो। हाशिम ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आया। वो सीढ़ियों से उतरकर लाउंज में होता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था कि सामने से फरा आती दिखाई दी। वो शायद किचन की तरफ जा रही थी। जैसे ही वो एक दूसरे के करीब पहुंचे, एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई। हाशिम ने दाएं तरफ हटने की कोशिश की तो फरा भी गैर इरादी तौर पर दाएं तरफ हट गई। दोनों एक लम्हे को रुके, फिर हाशिम ने बाएं तरफ कदम बढ़ाया तो फरा भी उसी सिमत मुड़ गई। ये सिलसिला चंद सेकंड्स तक जारी रहा, जैसे दोनों एक ही धुन पर नाच रहे हों। आखिरकार हाशिम ने बड़ी बेजारी से अपने कदम रोक लिए। टकराने के लिए मैं ही मिला हूं, हाशिम ने कदरे तीखे लहजे में कहा। उसकी पेशानी पर बल पड़े हुए थे। फरा ने भी फौरन जवाब दिया। उसकी आवाज में वही बागियाना सर था। आपसे टकराने से अच्छा है मैं किसी टैंकर के सामने आ जाऊं। हाशिम को फरा की इस बात पर एक लम्हे के लिए गुस्सा आया, लेकिन फिर उसकी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। इसकी शोखी और बेबाकी उसे हैरान भी कर रही थी और कहीं ना कहीं मुतासिर भी। उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, बहुत बोलती हो तुम और आप बहुत सुनते हैं। फरा ने फौरन पलटकर जवाब दिया और उसके बराबर से गुजरती किचन की तरफ चली गई। हाशिम वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसकी बात में कोई शक नहीं था कि फरा की जबान काफी तेज थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सी कशिश भी थी। वो हल्का सा सर झटक कर मुस्कुराया और ऑफिस के लिए बाहर निकल गया। हाशिम अपने ऑफिस में काम में मसरूफ था जब उसके वालिद सारिम साहब उसकी केबिन में दाखिल हुए। हाशिम ने सर उठाकर देखा और एहतरामन खड़ा हो गया। सारिम साहब ने हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा और खुद सामने वाली कुर्सी पर विराजमान हो गए। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। हाशिम, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। हाशिम ने कलम एक तरफ रखा और पूरी तवज्जो अपने वालिद की तरफ कर ली। देखो बेटे, जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसनाक था। खुरम ने जो किया उसे हमारे खानदान की बहुत बदनामी हुई है और सबसे बढ़कर उस बच्ची फरा की जिंदगी मुतासिर हुई। सारिम साहब ने ठहर ठहर कर कहा, हम जानते हैं कि तुम दोनों के लिए ये सूरत-ए-हाल बहुत अजीब और मुश्किल है। तुम्हारी शादी एक ऐसे मौके पर हुई जब हालात मामूल पर नहीं थे और हम सब समझते हैं कि तुम दोनों के दिल में क्या चल रहा होगा। उन्होंने गहरा सांस लिया। लेकिन बेटे, किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी। ये रिश्ता अब हो चुका है और इसे निभाना हमारी जिम्मेदारी है। ये सही है कि फरा के लिए ये आसान नहीं। अब मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए भी ये सब गैर मुतवक्को है, लेकिन तुम दोनों को मिलकर इस रिश्ते को कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसे नॉर्मल करना होगा हाशिम। हाशिम खामोशी से अपने वालिद की बातें सुन रहा था। उसे मालूम था कि सारिम साहब क्या कहना चाह रहे हैं। अब्बू, मैं सिर्फ कोशिश नहीं। सारिम साहब ने उसकी बात काटी। अमल करना होगा। फरा एक अच्छी बच्ची है और उसने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा है। उसे सहारे की ज़रूरत है और तुम उसके शौहर हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसे एहसास दिलाओ कि वो अकेली नहीं है। चीज़ों को नॉर्मल करो। छोटे छोटे इक़दामात से ही बड़ी तब्दीलियां आती हैं। हाशिम ने सर हिलाया। उसके वालिद की बातें दुरुस्त थी। उसे खुद भी एहसास था कि ये रिश्ता उन दोनों के लिए एक मजबूरी था, लेकिन उसे एक नई शुरुआत देने की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। मैं समझ गया हूं अब्बू, आप फिक्र ना करें। सारिम साहब ने इत्मीनान से हाशिम के कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे यकीन है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। ये कहकर वो उठे और केबिन से बाहर निकल गए। हाशिम कुछ देर वहीं बैठा अपने वालिद की बातों पर गौर करता रहा। उसे अंदाजा था कि यह सब आसान नहीं होगा, लेकिन वो फरा के साथ इस रिश्ते को एक मौका जरूर देगा। हाशिम के जहन में दिन भर वालिद साहब की बातें गर्दिश करती रहीं। उसे मालूम था कि उसे अब पहल करनी पड़ेगी। उसने एक लंबी सांस ली और अपने फ़ोन पर फरा का नंबर मिलाया।
2 बेल जाने के बाद फराह ने कॉल उठा ली। हेलो। फराह की आवाज़ में हमेशा की तरह बेनियाजी थी। हेलो मिस फराह। हाशिम ने कोशिश की कि उसकी आवाज़ में नरमी हो। मैं हाशिम बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है, फराह ने फौरन कहा। कोई अहम बात? हाशिम को उसके रूखेपन पर हल्की सी चिढ़ हुई, लेकिन उसने खुद को रोका। हाँ, असल में मैं सोच रहा था कि आज रात डिनर पर चलते हैं। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर फराह की ठंडी आवाज आई। डिनर? आपने शायद गलत नंबर मिला दिया है। हाशिम के माथे पर बल पड़े। गलत नंबर नहीं मिलाया, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि आज रात हम डिनर पर चलेंगे बाहर। ओह, फराह ने ऐसे कहा जैसे उसे अभी बात समझ आई हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा ख्याल है। मुझे आपके साथ बाहर जाने का कोई शौक नहीं। देखो फराह, हाशिम के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा था। मैं ये सब नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम इस रिश्ते में हैं और लोग देख रहे हैं। बेहतर है कि हम ये जाहिर करें कि सब ठीक है। लोगों को दिखाने के लिए? फराह ने तंजन कहा। वाह, क्या खूब मकसद है। आप लोगों को दिखाने के लिए मुझसे डिनर डेट पर चलना चाहते हैं? मैं कोई शोपीस नहीं हूं मिस्टर हाशिम। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। हाशिम ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। ये इस रिश्ते को एक मौका देने की बात है। एक मौका? फराह हंसी। उसकी हंसी में तल्खी थी। आप और मेरा डिनर, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बेहतरी आएगी। इससे बेहतर है कि आप कोई और रास्ता तलाश करें। मुझे माफ कीजिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाशिम ने अब अपनी आवाज में सख्ती लाई। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हम जा रहे हैं। पूछ नहीं रहा। तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। और अगर मैं तैयार ना हुई तो? फराह ने चैलेंज किया। तो फिर मैं तुम्हें घसीट कर ले जाऊंगा। हाशिम ने सर्द लहजे में कहा और कॉल काट दी। उसे मालूम था फराह ने उसकी बात को मजाक समझा होगा, लेकिन आज वो उसे लेकर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फराह दूसरी तरफ गुस्से से भिन-भिना रही थी। ये आदमी मुझे हुक्म क्यों दे रहा है? रात 8 बजे का वक्त था। फराह अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी और दिल ही दिल में हाशिम को कोस रही थी। घसीट कर ले जाएगा? देखते हैं कौन किसको घसीट कर ले जाता है। उसने इरादा कर लिया था कि वो तैयार नहीं होगी। फराह, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? यह हाशिम की आवाज थी। फराह ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं बैठी रही। हाशिम ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही इसके माथे पर बल पड़ गए। फराह ने वही सादा से कपड़े पहन रखे थे जो उसने दिन में पहने थे, और उसके चेहरे पर किसी किस्म का। ये क्या है? मैंने कहा था ना तैयार रहना। हाशिम ने अपनी आवाज में गैस पैदा करते कहा। और मैंने कहा था कि मुझे नहीं जाना। फराह ने लापरवाही से कंधे उचकाए। हाशिम ने गहरा सांस लिया। उसके वालिद की नसीहतें उसके जहन में घूम रही थीं, लेकिन फराह का रवैया उसे मुसलसल इश्ताल दिला रहा था। उसने एक नज़र कमरे में दौड़ाई, फिर एक फैसला कुन अंदाज में फराह की तरफ बढ़ा। देखो फराह, मैंने कहा था कि हम जा रहे हैं और हम जा रहे हैं, चाहे तुम तैयार हो या ना हो, उसने कहा और उसका हाथ पकड़ा। छोड़े मेरा हाथ, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। फराह ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हाशिम की गिरफ्त मजबूत थी। आज कर सकता हूं। हाशिम ने उसे बिस्तर से खींचा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो तुम इज्जत से तैयार होकर चलो, या मैं तुम्हें ऐसे ही ले जाऊं तुम्हारे खानदान वालों के सामने। तुम्हारे लिए क्या बेहतर है? फराह ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई मजाक या ड्रामा नहीं था। वो वाकई संजीदा लग रहा था। इसे अपनी इज्जत का ख्याल आया। ये ब्लैकमेलिंग है, वो गुस्से से बोली। इसे जो मर्जी नाम दे लो, 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। हाशिम ने उसका हाथ छोड़ा और पीछे हट गया। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। फराह गुस्से से आग बगोला हो रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे इस तरह मजबूर कर सकता है, लेकिन हाशिम की आंखों में जो अज़म था, उसे लगा वो वाकई उसे इसी हालत में घसीट कर ले जाएगा। उसने मुंह बनाया और बेजारी से तैयार होने के लिए उठ खड़ी हुई।
वो बमुश्किल तैयार होकर नीचे आई। उसने एक सादा सा लेकिन खूबसूरत लिबास पहना था और बाल खुले रखे थे। उसके चेहरे पर नाराजगी के आसार वाज़ेह थे। हाशिम ने उसे देखा तो बगैर पलक झपकाए देखता रह गया और होश में आने पर गाड़ी की तरफ बढ़ गया और ड्राइविंग सीट पर बैठा। फराह खामोशी से फ्रंट सीट पर जा बैठी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी जो सिर्फ इंजन की आवाज़ से टूट रही थी। हाशिम ने गाड़ी एक नहायत खूबसूरत और महंगे रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। अंदर का माहौल काफ़ी पुरसकून और नफीस था। हल्की रोशनी थी और पस मंज़र में मध्यम मौसीकी बज रही थी। वो दोनों एक कोने में बनी एक मेज़ पर जाकर बैठ गए। वेटर मेन्यू लेकर आया। क्या लेंगी आप? हाशिम ने मेन्यू फराह की तरफ बढ़ाते पूछा। उसकी आवाज़ में अब वो सख्ती नहीं थी जो घर पर थी। फराह ने एक नज़र मेन्यू पर डाली, फिर नज़रें उठाकर देखा। मुझे कोई ख़ास भूख नहीं, आप ऑर्डर कर लें। उसकी आवाज़ में बेजारी थी। देखें फराह, हम यहाँ खाना खाने आए हैं, एक दूसरे को घूरने नहीं। हाशिम ने मेन्यू दोबारा उसकी तरफ किया। उसकी आवाज़ में हल्की सी झुंझुलाहट थी। कुछ भी ऑर्डर कर लें जो आपका दिल चाहे। फराह ने बेदिली से मेन्यू पकड़ा और एक डिश पर उंगली रख दी। यही ले आएं। हाशिम ने वेटर को ऑर्डर दिया और फिर फराह की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसने एक लंबी सांस ली। देखिए फराह, मैं जानता हूं कि यह सब आसान नहीं है, ना आपके लिए और ना मेरे लिए, लेकिन हम एक ऐसी सूरत हाल में हैं जहां हमें मिलकर चलना होगा। मिलकर चलना? फराह ने तंजन कहा। कल तक तो आप मुझे मिस फराह कहकर मुखातिब कर रहे थे और बता रहे थे कि आपका मेरा घूंघट उठाने का कोई इरादा नहीं। आज अचानक ये मिलकर चलने की क्या जरूरत पेश आ गई? उसकी आवाज में कड़वाहट थी। हाशिम ने एक लम्हे को अपनी आंखें बंद की। देखे, मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा। मैंने जो कहा था वो उस वक्त के हालात थे, लेकिन अब हमें हकीकत का सामना करना है। जो हो गया वो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना? फराह ने दोबारा तंजन कहा। आपके लिए शायद ये आसान हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरा दूल्हा भाग गया, मेरी किस्मत में आप जैसा जल्लाद लिख दिया गया, और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ नॉर्मल हो जाऊं। हाशिम ने जब्त से अपने दांत पीसे। उसकी मुट्ठी मजबूत हो रही थी। देखें फराह, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया। मैं बस चाहता हूं कि ये सब नॉर्मल हो। घर वालों को क्या बताएंगे? वो ये सब देखकर परेशान होते हैं। और आपको लोगों की फिक्र है? फराह ने नाक चढ़ाई। क्या ही बात है। उसी लम्हे वेटर खाना लेकर आ गया। दोनों खामोशी से खाने लगे। दोनों खामोश होकर खाना मेज पर रख दिया गया। हाशिम ने फराह की तरफ देखा जो अपनी प्लेट में कांटे से खेल रही थी और उसने कुछ नहीं खाया था। हाशिम का अंदाजा था कि यह रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे। फराह आज निस्बतन पुरसकून लग रही थी। नाश्ते के दौरान हल्की फुल्की बातें होती रहीं और फराह ने भी घर वालों के साथ हंसी मजाक में हिस्सा लिया। वो बखूबी जानती थी कि हाशिम के वालिदैन बहुत अच्छे लोग हैं जो उसे खुश देखना चाहते हैं। नाश्ता ख़त्म होने के बाद जब सब उठने लगे तो फराह ने हिचकिचाते हुए सारिम साहब हाशिम की वालदा की तरफ देखा। अंकल, आंटी, उसने आहिस्ता से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपने वालिदैन के घर जा सकती हूँ? उसकी आवाज़ में झिझक थी, जैसे उसे तवक्को हो कि उसकी बात को मुस्तरद कर दिया जाएगा। मैं कुछ दिन वहाँ रहना चाहती हूँ। सारिम साहब और फरवा साहिबा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई नागवारी नहीं थी, बल्कि वो मुस्कुराए। फरवा साहिबा ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। अरे फरा बेटी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात? बिल्कुल जाओ, तुम्हारा अपना घर है। हाँ बेटा, तुम जब चाहो अपने वालिदैन से मिलने जा सकती हो। हम तो चाहते हैं तुम खुश रहो। तुम्हारा दिल करे तो पूरा हफ्ता रहो वहां। उनके लहजे में खलूस था और हाशिम को कह देना तुम्हें छोड़ आएगा। हाशिम जो ये सब सुन रहा था उसने भी खामोशी से सर हिलाया। उसे अंदाजा था कि फराह अपने वालिदैन के पास जाकर शायद बेहतर महसूस करेगी। शाम को ऑफिस से हाशिम वापस आया तो फराह अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। हाशिम, चलें? फराह ने हाशिम को देखते पूछा।
जी, उसने जवाब दिया। जब दोनों गाड़ी में बैठे तो हाशिम ने गाड़ी स्टार्ट की तो उसने फरा की तरफ देखा। आप कितने दिनों के लिए रहने का सोच रही हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में गैर महसूस तजस्सुस था। फरा ने एक अंदाजे से कहा, जितने दिन मेरा दिल चाहेगा। उसके दिल में वही पुरानी लापरवाही थी। मैं बाद में फैसला करूंगी कि कब वापस आना है। हाशिम ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा। उसका दिल चाहा कि कुछ कहे, लेकिन वो खुद को रोके रखा। गाड़ी सड़क पर दौड़ाई और खामोशी छाई हुई थी। हाशिम ने एक लम्हे को फरा की तरफ देखा। तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा, हाशिम ने गैर मुतवक्को तौर पर कहा। उसकी आवाज़ में कहीं ना कहीं सच्चाई का शायबा भी था। फरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उसे यकीन नहीं आया कि हाशिम इस तरह की बात कर सकता है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने अपने तासुरात संभाले और एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, फिक्र ना करें, दिल, गुर्दे, फेफड़े सब लग जाएंगे। उसकी आवाज़ में वही काट थी जो हाशिम को अब कुछ पसंद आने लगी थी। हाशिम ने एक लम्हे को उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। उसे अंदाज़ा था कि फरा इतनी आसानी से कोई रियायत नहीं देगी। बाकी का रास्ता खामोशी में कटा। गाड़ी फरा के वालिदैन के घर के सामने रुकी। हाशिम ने गाड़ी पार्क की और गेट खोलकर बाहर निकला। फरा पहले ही बाहर आ चुकी थी। जैसे ही वो दोनों गेट के अंदर दाखिल हुए, फरा की वालदा रिजवाना बेगम और वालिद अनवर साहब उन्हें देखकर आगे बढ़े। उनके चेहरों पर बेटी को देखकर खुशी नुमायां थी। फरा बेटा, कैसी हो? रिजवाना बेगम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। अनवर साहब ने भी शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। फरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ में नरमी और अपनायत थी। वो हाशिम ने पहली बार सुनी थी। उसे लगा जैसे फरा का वो रूखा और तंजिया अंदाज सिर्फ इसी के लिए मखसूस था। अनवर साहब ने हाशिम से हाथ मिलाया। हाशिम बेटे, कैसे हो? आने का शुक्रिया। तकलीफ की? नहीं अंकल, कोई तकलीफ नहीं, हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा। फरा ने कहा था कि यहां ड्रॉप कर दूं। रिजवाना बेगम ने हाशिम की तरफ देखा। बेटे तुम भी अंदर आओ, चाय पीकर जाना। नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया, मुझे ऑफिस की कुछ काम है, फिर किसी दिन सही। हाशिम ने बहाने से माजरत कर ली। वो जानता था अगर वो अंदर रुकता तो फिर से सवाल जवाब शुरू हो सकते थे और वो इस वक्त मजीद किसी भी किस्म की वजाहत से बचना चाहता था। अच्छा ठीक है बेटे, अनवर साहब ने कहा, अपना ख्याल रखना। हाशिम ने एक आखिरी नज़र फरा पर डाली जब वो अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी अंदर की तरफ जा रही थी। उसे एक लम्हे को लगा कि शायद वो फरा को दोबारा ऐसे खुशगवार मूड में कभी नहीं देख सकेगा जब वो उसके साथ होगी। उसने हल्का सा सर झटका और गाड़ी की तरफ चला गया। गाड़ी स्टार्ट करते हाशिम ने एक गहरी सांस ली। घर में फरा की मौजूदगी उसे ख्वामाख्वाही उलझनों में डाल देती थी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में हाशिम का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। घर पहुंचकर भी उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। उसने झुंझुलाकर सर झटका। अजीब लड़की है, उसने खुद से कहा। साथ थी तब भी सुकून नहीं था और अब भी नहीं। वो अपने कमरे में आया। कपड़े बदलने के बाद लाउंज में आकर बैठ गया। अमूमन इस वक्त तक फरवा साहिबा और सारिम साहब टीवी देख रहे होते थे, लेकिन आज वो भी शायद किसी काम में मसरूफ थे। हाशिम ने टीवी ऑन किया, लेकिन किसी चैनल पर दिल नहीं लगा। रात को खाने की मेज़ पर भी उसे फरा की कमी महसूस हुई। फरवा साहिबा ने उसकी पसंद की डिश बनाई थी, लेकिन उसे खाने में वो जायका महसूस नहीं हो रहा था जो फरा की मौजूदगी में होने वाली खटपट के दौरान आता था। सारिम साहब ने भी एक नज़र हाशिम पर डाली। उन्हें अपने बेटे का बदला हुआ मूड महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। हाशिम जब रात को अपने कमरे में सोने आया तो उसे बिस्तर की वो जगह खाली अजीब सी लगी जहां फरा सोती थी। अब दीवार भी नहीं थी जो फरा ने बनाई थी, और ये बात उसे मजीद खा रही थी। उसे एतराफ़ था कि वो फरा को तंग करने और छेड़ने में एक अजीब सी लज्जत महसूस करता था, और अब उसकी गैर मौजूदगी इसे खल रही थी। वो करवटें बदलता रहा और रात गए तक उसे नींद नहीं आई। 2 दिन गुजर चुके थे। हाशिम के लिए 2 दिन सदियों के बराबर थे।
घर में हर तरफ एक नागवार सी खामोशी छाई हुई थी और उसे हर लम्हा फरा की शरारतें और उसका तंजिया अंदाज याद आ रहा था। उसकी रातों की नींद भी हराम हो चुकी थी। आखिरकार उसने हथियार डाल दिए। बस बहुत हो गया, उसने खुद से कहा और अपना फ़ोन उठा लिया। फरा का नंबर मिलाते हुए उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ चंद बैल जाने के बाद फरा ने कॉल उठा ली। जी मिस्टर हाशिम, खैरियत? मुझे तो लगा आप मुझे भूल ही गए होंगे। उसकी आवाज़ में वही चाशनी और तंज था जो हाशिम को आजकल कुछ ज्यादा ही भाने लगा था। मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूं? मिस फरा ने अपने लहजे में मिठास घोलते कहा। जैसे फरा, दरअसल मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी आज़ादी कब ख़त्म हो रही है? फरा हंसी। उसकी हंसी में शरारत थी। आज़ादी? मुझे तो लगता है मेरी आज़ादी का सूरज आपके गुरूब होने से पहले नहीं निकलेगा। हाशिम ने मसनूई दुख का इजहार किया। हाय, तो क्या आपका इरादा मुस्तकिल वहीं डेरा डालने का है? मुझे तो लगा था आपको अपने जल्लाद की याद सता रही होगी। जल्लाद और याद? फरा ने जोरदार कहकहा लगाया। मिस्टर हाशिम, आपकी याद से पहले तो मुझे दुनिया जहान के सारे मसले याद आ जाते हैं। ओह, तो फिर मैं ये समझूं कि आपका वापस आने का कोई इरादा नहीं? हाशिम ने थोड़ी संजीदगी लाने की कोशिश की। मैं अभी यहाँ की आज़ादी का लुत्फ उठा रही हूँ। आप फिक्र ना करें, मेरा दिल जब भर जाएगा तो खुद ही आ जाऊंगी। हाशिम ने अपना माथा पीटा। आपके दिल भरने का इंतजार करूं तो शायद अगले जन्म में आपसे मुलाकात हो। शायद, फरा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे क्या आपको मेरी कमी बहुत महसूस हो रही है? कमी? हाशिम ने तंजिया कहा। बस ये समझ लें कि घर में थोड़ा ज्यादा सुकून हो गया है। दिल कर रहा है कि थोड़ी सी चकचक हो तो माहौल में रौनक आए। फरा ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तो आपको लड़ने झगड़ने के लिए मैं ही मिली हूं? आपके लिए तो घर में और भी बहुत लोग हैं। नहीं, हाशिम ने फौरन कहा। आपकी चकचक का अपना ही मजा है। उसके लहजे में अब बहुत सी छेड़छाड़ थी। अच्छा जी, फरा ने हैरानी का इजहार किया। आप क्या चाहते हैं? बस यही, हाशिम ने बात काटी, कि बताएं कब तक तशरीफ ला रही हैं? देखते हैं, फरा ने टाल मटोल किया। शायद कल शाम तक। शायद नहीं, कंफर्म बताएं, हाशिम ने जोर दिया, वरना मैं कल सुबह खुद लेने आ जाऊंगा। ठीक है, कल शाम तक मैं आ जाऊंगी। खुश? बहुत खुश, हाशिम ने कहा और उससे पहले कि हाशिम मजीद कुछ कहता उसने कॉल काट दी। अगली शाम हाशिम वक्त से पहले फरा को लेने पहुंच गया। वो बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही फरा अपने वालिदैन के घर से बाहर निकली, हाशिम ने उसे देखा। उसने एक सादा सी लॉन की कमीज शलवार पहनी थी, लेकिन उस सादगी में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे। वो अपने वालिदैन को खुदाफिज कहकर गाड़ी की तरफ आई। हाशिम ने मुस्कुराकर उसके लिए दरवाज़ा खोला। तशरीफ लाइए मिसेस फरा। फरा ने उसे घूरा, फिर हंस दी और गाड़ी में बैठ गई। बहुत शरारती हो गए हैं आप मिस्टर हाशिम। आपकी सोहबत का असर है, हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। इस बार गाड़ी में वो पहले जैसी नागवार खामोशी नहीं थी, बल्कि एक हल्का फुल्का सा माहौल था। दोनों ने दिन भर की बातें शेयर की। फरा ने अपने वालिदैन के घर की बातें बताई और हाशिम ने अपने ऑफिस के कुछ दिलचस्प किस्से सुनाए। हाशिम को उसकी मौजूदगी अब अजीब सी खुशी देने लगी थी। उसके साथ बातचीत करना, उसकी हंसी हंसना, ये सब उसे अच्छा लगने लगा था। एक मोड़ पर जब हाशिम ने गाड़ी मोड़ी तो फरा का दुपट्टा हवा से सरका और उसके कंधे से नीचे गिर गया। हाशिम ने बेसाख्ता अपना एक हाथ बढ़ाकर दुपट्टा थाम लिया और आहिस्ता से उसे फरा के कंधे पर वापस रख दिया। उसके हाथ का लम्स मिलते ही फरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाशिम ने पल भर के लिए उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई तलखी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और दोबारा सड़क पर नजरें जमा ली। फरा खामोश हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी।
उसने हाशिम की आंखों में एक ऐसी नरमी महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं की थी। हाशिम को भी एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसकी बेचैनी खत्म हो चुकी थी। उसके दिल में फरा के लिए जगह बन रही थी और वो उसकी मौजूदगी का आदी हो चुका था और उसे ये एहसास होने लगा था कि वो फरा को खोना नहीं चाहता। रात के खाने के बाद जब दोनों अपने कमरे में आए तो फरा हस्बे मामूल अपने बिस्तर के सरहाने से कुशन उठाने लगी। हाशिम खामोशी से उसे देख रहा था। वो एक के बाद एक कुशन बिस्तर के दरमियान में रखने लगी ताकि दोनों के दरमियान एक ख्याली दीवार खड़ी हो जाए। फरा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाशिम ने उसके हाथ से कुशन लिया और उसे बिस्तर के एक तरफ रख दिया, फिर दूसरे कुशन भी उठाकर एक तरफ रख दिए। फरा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। हाशिम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हुआ और उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। फरा की सांसें रुकने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था। इन दीवारों की अब जरूरत नहीं है फरा, हाशिम ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में मोहब्बत और चाहत साफ नजर आ रही थी। फरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो उसकी आंखों में खो गई थी। हाशिम ने उसका हाथ पकड़े रखा और आहिस्ता से उसे अपनी तरफ खींचा। फरा बगैर किसी मज़ामत के उसके करीब चली आई। हाशिम ने अपना बाजू उसके गिर्द हायल किया और उसे अपनी आगोश में ले लिया। फरा का सर उसके सीने पर था। उसे एक अजीब सा सुकून और तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा था। कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ दोनों के दिलों की धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हाशिम का हाथ आहिस्ता से फरा की कमर पर फेरा और वो उसे अपने मज़ीद करीब खींचने लगा। फरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। हाशिम ने आहिस्ता से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। उसने सरगोशी की। उसकी आवाज़ में गहरा प्यार था। फरा के गालों पर सुर्खी फैल गई। उसने शर्म से नजरें झुका ली। हाशिम ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेशानी, फिर आंखों और फिर रुखसारों पर बोसे दिए। फरा के जिस्म में एक सनसनाहट दौड़ गई। हाशिम ने उसके लबों पर अपने लब रखे और एक लंबा गहरा बोसा दिया। ये बोसा सिर्फ जिस्मानी नहीं था बल्कि रूहों का मिलाप था। फरा ने भी उस बोसे का जवाब दिया। उसके अंदर की दीवारें मुकम्मल तौर पर गिर चुकी थीं। इस तरह हाशिम में कोई जल्लाद या अजनबी नहीं बल्कि अपना जीवन साथी नजर आ रहा था। वो लम्हा बलम्हा हाशिम के अंदर समा रही थी। रात की खामोशी में सिर्फ उन दोनों के दिलों की धड़कनें गूंज रही थी जो अब एक ही ताल में धड़क रहे थे। वो एक दूसरे में गुम हो गए और उनका रिश्ता जो मजबूरी में शुरू हुआ था, मोहब्बत और चाहत के एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ। अगली सुबह फरा लॉन में माली को पौधों की कटिंग के बारे में बता रही थी। देखें माली, ये वाली बेल थोड़ी ऊपर जा रही है, इसे काट दें ताकि फूल खिलने में आसानी हो। वो गुलाब की बेल की तरफ इशारा कर रही थी जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक लम्हे को उसे लगा जैसे हाशिम हो, लेकिन फिर उसने इस ख्याल को झटक दिया क्योंकि हाशिम ऑफिस में था। उसने पलट कर देखा। उसकी नजरें सामने खड़े शख्स पर पड़ी और वो जहां थी वहीं साकित रह गई। उसके हाथ में पकड़ी कैंची जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें हैरत और बेयकीनी से फटी की फटी रह गई। सामने खुरम खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आंखों में थकावट और नदामत साफ झलक रही थी। उसके कपड़े भी गर्दालू थे, जैसे वो बहुत लंबा सफर तय करके आया हो। उसके होंठों पर एक कमजोर सी मुस्कुराहट थी। फरा, खुरम ने बमुश्किल आवाज निकाली तो उसकी आवाज में इल्तिजा और शर्मिंदगी थी। फरा को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसका साबका मंगेतर जो शादी के दिन उसे छोड़कर भाग गया था, आज उसके सामने खड़ा था। उसके जहन में एक साथ कई ख्यालात आए, गुस्सा, हैरत और एक अजीब सा खौफ। वो चंद लम्हे तक वहीं खड़ी उसे घूरती रही, फिर बेख्तियार उसके मुंह से निकला, खुरम। उसकी आवाज में शदीद बेयकीनी थी। माली काका भी हैरत से ये सब देख रहे थे। खुरम ने कदम आगे बढ़ाया जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फरा की आंखों में जो तासुरात थे उन्हें देखकर वो वहीं रुक गया। एक भारी खामोशी थी जो उन दोनों के दरमियान छाई हुई थी।
اور اس خاموشی میں ماضی کے تمام انکہے سوالات گونج رہے تھے۔ خرم کی اچانک واپسی کی خبر گھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب سارم صاحب کو یہ اطلاع ملی، ان کے چہرے پر گہرا صدمہ اور تشویش تھی، ساتھ ایک ناگوار سی حیرت بھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو لان میں کھڑے دیکھا، جو سر جھکائے خاموش تھا، اور فرا اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ سارم صاحب تیزی سے خرم کی طرف بڑھے، ان کا غصہ ان کے ہر قدم سے عیاں تھا۔ خرم، انہوں نے گرجدار آواز میں پکارا، جس سے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ فرا اور مالک آقا بھی ڈر گئے۔ خرم نے ڈر کر سر اٹھایا، اپنے والد کی غضبناک آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے اور اس کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ سارم صاحب نے غصے سے کہا، ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس منہ سے واپس آئے ہو تم؟ انہوں نے خرم کا بازو پکڑا اور اسے جھنجھوڑا۔ اس بچے کی زندگی برباد کر دی تم نے، خاندان کی عزت خاک میں ملا دی، اور اب واپس آ گئے ہو۔ کیوں؟ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ ان کے لہجے میں شدید مایوسی اور دکھ تھا۔ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ان کا اپنا بیٹا اتنا بزدل اور بے حس نکلے گا۔ خرم نے کچھ کہنے کی کوشش کی، ابو میں، لیکن سارم صاحب نے اسے بولنے نہیں دیا۔ کوئی وضاحت نہیں چاہیے مجھے، تمہاری بزدلی نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اس گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ان کی آواز بلند ہو چکی تھی اور وہ غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑے کانپ رہے تھے۔ فرا نے سارم صاحب کو دیکھا جو غصے میں پاگل ہو رہے تھے۔ وہ خرم کی حالت پر ترس کھانے کے بجائے سارم صاحب کی دکھ کو زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ خرم نے ایک نظر فرا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی، لیکن فرا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ سارم صاحب کے شدید غصہ، دھمکیوں کے باوجود فروا صاحبہ کی منت سماجت اور خرم کے آنسوؤں نے آخرکار اسے گھر میں رہنے کی اجازت دلوا دی، اس شرط پر کہ وہ اپنی تمام حرکتوں پر پشیمان رہے گا اور دوبارہ کسی قسم کا مسئلہ کھڑا نہیں کرے گا۔ خرم اب گھر میں ایک ناپسندیدہ مہمان کی طرح رہ رہا تھا، جس کی موجودگی سب کے لیے الجھن کا باعث تھی۔ اس نے فرا کے قریب آنے کی کوشش شروع کر دی۔ کبھی وہ جان پوچھ کر اس کے راستے میں آ جاتا، کبھی کوئی بیکار بہانہ بنا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن جب فرا کے لیے اپنی بالکنی میں کھڑی تھی، اچانک خرم وہاں آ گیا۔ فرا، اس نے نرم لہجے میں کہا، جسے کچھ بھی غلط نہ ہوا ہو، مجھے معلوم ہے میں نے بہت بڑی غلطی کی، مگر میں تمہیں آج بھی چاہتا ہوں، پلیز مجھے ایک موقع دو۔ فرا نے اسے غصے سے دیکھا۔ خرم، تم اپنی حد میں رہو، میں ہاشم کی بیوی ہوں، مجھے تمہاری یہ بکواس سننے کا کوئی شوق نہیں۔ خرم نے مایوس ہو کر کہا، میں جانتا ہوں تم ناراض ہو، مگر میں تمہیں۔ فرا نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ اسے خرم کی یہ حرکتیں انتہائی ناگوار گزر رہی تھی، مگر وہ کسی بڑے جھگڑے سے بچنے کے لیے خاموش رہتی تھی۔ خرم کی موجودگی نے گھر کا ماحول خراب کر دیا تھا، اور اس کا سب سے زیادہ اثر ہاشم اور فرا کے رشتے پر پڑ رہا تھا۔ ہاشم خرم کو ارد گرد منڈلاتے دیکھتا تو اس کے دل میں اندیکھی چبھن محسوس ہوتی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اب شاید فرا اب بھی خرم کو چاہتی ہے۔ ہاشم نے فرا سے دور رہنا شروع کر دیا۔ اس کی وہ محبت بھری نظر اب غائب ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک سرد میری اور بے رخی نے لے لی تھی۔ وہ آفس سے آتا تو سیدھا کمرے میں، اب کمرے میں بھی وہ پہلے جیسی قربت نہیں رہی تھی۔ ہاشم رات کو جلدی سونے کی کوشش کرتا یا کروٹ بدل کر فرا کی طرف سے منہ موڑ لیتا۔ ایک شام فرا نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ہاشم، کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہاشم نے بغیر مڑے جواب دیا، کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، بس آفس میں کام زیادہ ہے۔ یہ کام زیادہ ہونا نہیں ہے، فرا نے مایوسی سے کہا، آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہاشم پلٹا، اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد سی چمک تھی۔ آپ کو نظر انداز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے لیے تو گھر میں ایک اور شخص موجود ہے جس کے ساتھ آپ ہنسی خوشی بات کر سکتی ہیں۔ فرا کا دل بیٹھ گیا۔ اسے ہاشم کی بات کا مطلب سمجھ آ گیا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟
उसने बेयकीनी से पूछा। मैं साफ कह रहा हूं। हाशिम के लहजे में कड़वाहट थी। शायद आप अब भी अपने साबका दूल्हे के ख्वाब देख रही हैं। फरा को यकीन नहीं आया। आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसी घटिया बात कैसे सोच सकते हैं? उसकी आवाज बुलंद हो गई। घटिया बात? हाशिम हंसा। उसकी हंसी में दर्द था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप उसके साथ कैसे नॉर्मल रहती हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी गैर मौजूदगी में घर में कोई तमाशा बने। तमाशा तो बन चुका है, हाशिम ने कमरे से निकलते हुए कहा। अब मुझे इसकी परवाह नहीं, आप अपनी जिंदगी गुजारें जैसे चाहती हैं। हाशिम के कमरे से निकलते ही फरा वहीं खड़ी रह गई। उसे शदीद दुख हुआ कि हाशिम ने उस पर इतना गलत इल्जाम लगाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हाशिम की गलत फहमी को कैसे दूर करे, जबकि वो खुद ही उससे दूर भाग रहा था। और अब खुर्रम की वापसी ने उनके रिश्ते में एक बार फिर दरार डाल दी थी। रात गए का वक्त था, घर के सब अफराद सो चुके थे। फरा अपने कमरे में सुकून महसूस नहीं कर रही थी। हाशिम की बातें उसके दिल को छलनी कर चुकी थी। वो खामोशी से उठी और नीचे लॉन में आ गई। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और वो अपने ख्यालात में गुम धीरे धीरे चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ हाशिम का प्यार था और दूसरी तरफ ये गलत फहमी जिसने उनके दरमियान सब कुछ खराब कर दिया था। फरा चौंक उठी। उसने डर कर पीछे देखा तो सामने खुर्रम खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर इज़्तिराब के मिले जुले तासुरात थे। खुर्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। फरा ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता फरा। खुर्रम ने सरगोशी की। उसकी आवाज़ भारी थी। मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। ये बकवास बंद करो। तुमने जो किया उसके बाद तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं। मेरा हाथ छोड़ो खुर्रम। नहीं फरा। खुर्रम ने उसका हाथ मजीद मजबूती से थामा। मैं ये सब नहीं देख सकता। तुम हाशिम के साथ खुश नहीं हो। मैं जानता हूं वो तुम्हें प्यार नहीं दे सकता जो मैं दूंगा। प्लीज उससे तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। फरा का खून खौल उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई खिलौना हूं? तुम मुझे शादी के दिन छोड़कर भाग गए। मैं पशेमान हूं फरा, बहुत पशेमान। खुर्रम ने उसके सामने हाथ जोड़ते कहा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और आज भी करता हूं। मुझे एक मौका दो, मैं साबित कर दूंगा। फरा ने अपना हाथ शिद्दत से झटका और इस बार खुर्रम की गिरफ्त ढीली पड़ गई और उसने उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुर्रम। तुम मेरे शौहर की मौजूदगी में ये सब कहने की जुर्रत कर रहे हो। मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। वो गुस्से से कांप रही थी और वहां से मुड़कर तेजी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अभी उसने चंद कदम ही लिए थे कि खुर्रम ने फिर उसकी तरफ झपटा और उसका रास्ता रोक लिया। फरा सुनो तो सही, प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें हाशिम से ज्यादा खुश रखूंगा। उसकी आंखों में इल्तिजा थी, लेकिन फरा का जब्त जवाब दे गया। उसके अंदर गुस्से का एक लावा फट पड़ा। उसने बगैर कुछ सोचे समझे अपना हाथ उठाया और पूरे जोर से खुर्रम के गाल पर थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ की आवाज रात की खामोशी में गूंज उठी। खुर्रम का सर एक तरफ झुक गया और उसके गाल पर उंगलियां उभर आईं। बस करो खुर्रम, तुम्हारी ये हिम्मत। फरा की आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम समझते क्या हो खुद को? मुझसे दूर रहो। खुर्रम ने हैरत और तकलीफ से अपना गाल पकड़ा और फरा को देखा। उसकी आंखों में शदीद बेइज्जती का तासुर था। उसी लम्हे हाशिम लॉन में दाखिल हुआ। वो शायद पानी पीने के लिए नीचे आया था या किसी और वजह से, लेकिन उसने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। फरा का गुस्सा, उसका थप्पड़ और खुर्रम का हैरान चेहरा। हाशिम जहां था वहीं साकित खड़ा रह गया। उसकी आंखें हैरत से फैल चुकी थीं। उसके चेहरे पर हैरत उभर आई। फरा और खुर्रम दोनों ने उस लम्हे हाशिम की मौजूदगी को महसूस नहीं किया था। फरा गुस्से और सदमे की कैफियत में खुर्रम को वहीं छोड़कर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसकी नजरें सीधी सामने की तरफ थीं और वो हर चीज से बेनियाज बस कमरे में पहुंचकर खुद को इस सारी सूरत हाल से दूर करना चाहती थी। जैसे ही वो चंद कदम चली, उसकी नजर हाशिम पर पड़ी।
जो कुछ फासले पर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। एक लम्हे को फरा ठुटक गई। उसने हाशिम की तरफ देखा। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। हाशिम ने भी उसे देखा। उसके चेहरे पर अब हैरत नहीं बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी। फरा ने उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। वो इस वक्त किसी भी तसादुम के लिए तैयार नहीं थी। उसने रुख मोड़ा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। हाशिम ने भी कदम उठाया और फरा के पीछे चल दिया। वो दोनों खामोशी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़े। कमरे में दाखिल होते ही फरा तेजी से आगे बढ़ी, जैसे हाशिम से दूर भागना चाहती हो। हाशिम ने दरवाजा बंद किया और उसकी तरफ आया। फरा। हाशिम ने उसका बाजू थामने की कोशिश की, लेकिन फरा ने उसे झटका। दूर रहो मुझसे। उसकी आवाज में तकलीफ और गुस्सा था, जो खुरम की वजह से नहीं बल्कि हाशिम की गलत फहमी की वजह से था। आपको तो लगता है कि मैं अब भी उसे चाहती हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाशिम ने रुककर उसे देखा। उसकी आंखों में अब शर्मिंदगी और पछतावा था। वो जानता था कि उसने फरा पर कितना गलत इल्जाम लगाया था। फरा, मैं। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज उसके हलक में ही अटक गए। क्या? फरा ने उसकी बात काटी। अब क्या वजाहत देंगे? जब आपने यकीन नहीं किया, जब आपने मेरे किरदार पर शक किया, तब आपका एतमाद कहाँ था? वो गुस्से से कांप रही थी। उसका दिल टूटकर बिखर चुका था। मुझे नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी, आपका प्यार। मुझसे दूर रहें। उसने हाशिम को हाथ के इशारे से रोका और बिस्तर से कुछ फासले पर खड़ी हो गई, जैसे इर्द गिर्द एक दीवार बना रही हो। हाशिम उसे देखता रहा। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। आप दोनों भाइयों ने मजाक बना दिया है मेरा। एक जब चाहे छोड़कर भाग जाता है और वापस आकर दोबारा अपनाने की बात करता है, और दूसरा जब चाहे इल्जाम लगा देता है। वो फट पड़ी। फरा ने बेबसी से रोना शुरू कर दिया। उसकी हिचकियां बंद गईं और आंखों से आंसू बह रहे थे। हाशिम आहिस्ता से उसके नजदीक आया। उसने अपने बाजुओं में उसे लिया। फरा उसके सीने से लगी फूट फूट कर रो दी, जैसे बरसों का जमा शुदा गुबार निकाल रही हो। हाशिम ने उसके सर पर बोसा दिया और उसे रोने से नहीं रोका, ताकि वो अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर ले। जब उसकी सिसकियां बंद हुई तो हाशिम उसे बिस्तर पर ले आया और आराम से बिठाया। फिर आहिस्तगी से अपनी उंगलियों की पोरों से उसके आंसू चुन लिए। हाशिम ने फरा के आंसू पोंछने के बाद उसे नरमी से थोड़ा सा दूर किया, ताकि वो उसका चेहरा देख सके। उसकी आंखों में गहरा पछतावा था। फरा, मुझे माफ कर दो। हाशिम ने धीमी और शर्मिंदा आवाज में कहा। मैं एक अहमक था। मैंने जो भी कहा वो सब गलत था। उसने फरा का हाथ थामा। मैंने आज अपनी आंखों से सब देखा जो तुमने खुरम के साथ किया, और तुमने उससे कहा। मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारी नीयत पर शक किया। फरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन गुस्सा कम हो चुका था। आपने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? उसने बमुश्किल कहा। मेरी गलती थी। हाशिम ने उसके हाथ थामे रखा। मैंने उसे तुम्हारे गिर्द मंडलाते देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे लगा कि शायद तुम्हें उससे हमदर्दी है, या तुम अब भी। उसने बात अधूरी छोड़ दी। अल्फाज उसके हलक में अटक गए। आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था, फरा ने दुख से कहा। मैं जानता हूं, हाशिम ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। उसने गहरा सांस लिया। फरा, जो कुछ खुरम ने किया उसका भी मुझ पर असर हुआ है। उसी की वजह से मेरे अंदर भी तलखी आ गई थी और मैं कुछ गलत समझने लगा था। मैं तुम पर एतबार करना चाहता हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूं। फरा ने हैरत से देखा। उसने पहली बार हाशिम के मुंह से मोहब्बत का लफ्ज सुना था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या तुम मुझे एक मौका और दोगी? हाशिम ने लजाहत भरे लहजे में कहा। एक मौका इन सबको ठीक करने का, एक मौका हमारे रिश्ते को सही मायनों में शुरू करने का। फरा ने हाशिम की आंखों में देखा, जहां अब कोई शक नहीं था, सिर्फ सच्चाई और अपनायत थी। उसे अपने दिल में अब कोई कदूरत महसूस नहीं हो रही थी। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू फिर से जमा हो गए। हाशिम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने फरा का हाथ थामा और उसे दोबारा अपनी बाहों में भर लिया।
इस बार फरा ने भी उसे मजबूती से थाम लिया। वो दोनों एक दूसरे की कुर्बत में सुकून महसूस कर रहे थे। तमाम गलत फहमियां दूर हो चुकी थीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।